हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एचटीएमएल मॉड्यूल को। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था एचटीएमएल का। उसके बाद वेबसाइट्स और ओवरऑल जो एक एचटीएमएल का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है डॉक्यूमेंट का और टैग्स के बारे में देखा था। इसमें हम आगे फिर मज़ीद कुछ एचटीएमएल के टैग्स हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनको बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और उनको जानेंगे कि उनकी यूजेस किस तरह से हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये जो पिछला लेक्चर है उसमें आप देख लें, ये गिटहब पे और गूगल क्लासरूम पे ये पढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से आप देख लें, लिंक उसकी जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंट्रोडक्शन ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, जो बेसिक टैग्स थे एचटीएमएल में, उसका स्टार्टिंग टैग किस तरह से होता है, क्लोजिंग टैग, ये चीज़ें हो गई थी। और उसके साथ साथ जो एचटीएमएल का जो बेसिक पेज स्ट्रक्चर है वो भी कवर कर लिया था। आज इस जो लेक्चर है उसमें फिर हम हेडिंग्स को देखेंगे कि एचटीएमएल में कितने तरह के हेडिंग्स हैं या हेडिंग लेवल्स कितने हैं। तो आमतौर पर हेडिंग्स के 6 लेवल्स हैं, H1 H2 से लेकर H6 तक हैं। तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग अगर कोई आपका है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको करने के लिए हमारे पास H1 है, उससे इम्पोर्टेंट H2 है, फिर H3 है। तो इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट के हिसाब से उसकी हेडिंग लेवल्स हैं। उसके बाद पी पैराग्राफ टेक हो गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्फेसिस एलिमेंट, एम्फेसाइज्ड एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग टेक, बी टेक या ब्रिंग अटेंशन टू एलिमेंट, और आई टेक के बारे में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इसकी कोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे इसको फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, एक सिंपल, मैं इसको नाम देता हूँ। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब, वहाँ से आप लोग देख लें। ये क्लास 02.html, ये भी हमने देखा था कि HTML जो फाइल सिंटेक्स होते हैं, एक्सटेंशन होता है, वो .html होता है। तो मैंने इसको class2.html किया और इसको फिर हम कोड एडिटर में खोलेंगे ओपन विथ अपने, मेरे पास VS कोड भी है, लेकिन मैंने कहा था इनिशियली हम नोटपैड प्लस प्लस को ही लेके जाएंगे। जब CSS हम स्टार्ट करेंगे तब हम वहाँ पे VS कोड भी उसमें कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इनिशियली हम इस पे करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पे सबसे पहले था डॉक टाइप HTML, ये ब्राउज़र के लिए था कि ये जो करंट डॉक्यूमेंट जो हम लिखने जा रहे हैं वो HTML5 वर्जन यूज़ करेगा। उसके बाद हमारे पास HTML का टैग ओपन और यहाँ पे HTML बॉडी, सॉरी HTML का टैग HTML क्लोज। HTML के अंदर हमारे पास एक टैग आएगा हेड टैग और यहाँ पे क्लोज। हेड टैग के अंदर भी हम मजीद टैग्स ऐड करते हैं, फिलहाल वो बाद में देखते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज। अब जो सारा काम हम करते हैं वो बॉडी टैग के हम अंदर करते हैं। तो इनिशियली ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है HTML का। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ एक इंडेंटेशन देता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ। तो ये H1 ये ओपनिंग टैग है, ये यानी टैग का नाम H1 है और ये इसको मिला के हम पढ़ते हैं ये ओपनिंग टैग है। यहाँ पे कंटेंट था तो मैं कहता हूँ दिस इज H1 टैग, और ये जहाँ कंटेंट हुआ और यहाँ पे इसी को हम क्या करेंगे, जिस टैग को ओपन किया उसको क्लोजिंग टैग। तो ये क्लोजिंग टैग यहाँ पे। अब यहाँ से HTML ओपनिंग टैग, ये कंटेंट, ये क्लोजिंग टैग, इसी को सबको मिला के हम एक HTML एलिमेंट कहेंगे। ये एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। ये एक H1 है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+S या सेव, और यहाँ से जाके एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र के ऊपर, आपके पास जो भी ब्राउज़र हो तो ये आ जाएगा। ये H1 था। इसी तरह आपको H2 चाहे हो, H2 है। इसी तरह मैं कहता हूँ दिस इज H2 है और यहाँ पे H2 क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास H2 है, इसी तरह H3 है, ठीक है, दिस इज H3 और यहाँ पे H3 क्लोज। फिर यहाँ पे H4 है, H5 है, H6 है, ये आप खुद कर। अब देखें, अब यहाँ पे जो ब्राउज़र रेंडर करता है वो H1 को, यानी उसकी साइज़ कुछ ज़्यादा है, उसके बाद H2 का है, H3 का है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि आपको अगर कोई बड़ा हेडिंग चाहिए, छोटा हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपने H1 H2 नहीं लेना, उसको हम CSS के थ्रू करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना। H1 H2 की अलग सेमांटिक मीनिंग है। H1 हम यूज़ करेंगे कंटेंट, मिसाल के तौर पर मेरे पास वो कंटेंट यानी वेबसाइट का कंटेंट है
उसमें मुझे H1 जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसको करना हो तो हम क्या करेंगे, H1 यूज़ करेंगे। और एक डॉक्यूमेंट के अंदर एटलीस्ट हमारे पास क्या होगा, एक H1 हो सकता है। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन वो नॉट रिकमेंडेड है। इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है H1 एक उसमें हो सकता है। इसी तरह हमारे पास H2 है, H3 है, तो ये उसकी जो हमारे पास सबटाइटल्स वगैरह जब हम करते हैं उन केसेस में हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ये इसकी कंसेप्ट ये है कि एक बड़ा टेक्स्ट छोटा टेक्स्ट के लिए आपने फिर हेडिंग का यूज़ नहीं करना, वो स्टाइलिंग पार्ट में आता है। स्टाइलिंग पार्ट हम CSS में करेंगे। यहाँ पे कंटेंट को स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं वेबसाइट की, तो यहाँ पे फिर जो हम H1 H2 को हम प्रॉपरली सेमेंटिक उनकी मीनिंग को देखते हुए हम यूज़ करेंगे। तो H1 उसकी कहानी सिंपल है कि अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है डॉक्यूमेंट का वो हम H1, उसके बाद फर्दर कोई इम्पॉर्टेंट हेडिंग तो H2, उसके बाद कोई हेडिंग है तो H3, इसी हिसाब से हम जाएंगे आगे। हम बेसिक SEO जब हम करेंगे तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ इसी तरह H3 है, H अप टू H6 तक हमारे पास ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग है। ठीक हो गया, लेकिन स्टाइलिंग पर्पस के लिए आपने H1 H2 नहीं लेना, वो फिर स्टाइलिंग पार्ट हम CSS में करेंगे। यहाँ पे कुछ का कंसेप्ट अलग है। उसके बाद कुछ और मजीद टैग्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ है। सिंपल पैराग्राफ आपको इंसर्ट करना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कहता हूँ एक पैराग्राफ में इंसर्ट करता हूँ P, दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, ये क्लोज हुआ और Ctrl+S किया और जाके मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो ये देखिए एक H1 और यहाँ पे एक P, तो P टैग मैंने यूज़ किया पैराग्राफ के लिए। इसी के साथ साथ हमारे पास EM टैग है या एम्फेसिस एलिमेंट जिसे आमतौर पर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना सिखाता हूँ कि जो बेस्ट हम वेब डेवलपमेंट के लिए अगर मज़ीद इन डेप्थ नॉलेज हमें हासिल करनी हो हर किसी भी उसके ऊपर वेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर HTML CSS या जावास्क्रिप्ट हो, तो वो हम कहाँ से सीखें। बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं इंटरनेट पे, लेकिन वेब डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट है या जो रिकमेंडेड आमतौर पर करते हैं वो है MDN, मोजिला डेवलपर नेटवर्क। MDN यहाँ पे आप सर्च कर लें तो ये उस वेबसाइट का जो कुछ इंटरफेस है यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। मोजिला डेवलपर जो फाउंडेशन है वो मेंटेन करते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन को, तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से अप टू डेट होती हैं और ये वेल आप कह सकते हैं अप टू डेट नॉलेज यहाँ पे मिल जाएंगे और स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतरीन है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर HTML के बारे में आपको सीखना है तो HTML टाइप कर ले और यहाँ पे इसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको HTML के बारे में मिल जाएंगी। CSS का भी है, इसी तरह HTML के टैग्स के बारे में भी हैं और बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप सर्च कर ले, मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ EM टैग, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एम्फेसिस एलिमेंट। यहाँ पे देखें, अब डॉक्यूमेंटेशन रीड आपको यहाँ पे टैग नज़र आ रहा है, ये उसका ओवरऑल MDN का जो इंटरफेस है। यहाँ पे हो सकता है आपका डार्क थीम हो या लाइट थीम हो, वो आप उस हिसाब से देख लें। यहाँ पे कुछ गाइड्स भी हैं, रेफरेंसेस भी हैं। फिलहाल मैंने एक सर्च किया था EM टैग के बारे में, यहाँ पे इस एलिमेंट का नाम है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, इस इंट्रोडक्शन टेक्स्ट है। यहाँ पे ट्राई इट नाउ पे जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप लाइव यहाँ पे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स भी हैं, HTML एट्रीब्यूट आगे के लेक्चर में देखेंगे क्या होते हैं। उसके बाद यूसेज नोट्स पे देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस जो टैग है उसको कहाँ यूज़ कैसे यूज़ हम करेंगे, ये चीज़ें इसमें बताई हुई है। ठीक है, इसी तरह EM जो एम्फेसिस एलिमेंट का देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द HTML एलिमेंट मार्क्स द टेक्स्ट, यानी मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखें द EM या HTML एलिमेंट मार्क्स टेक्स्ट दैट हैज स्ट्रेस एम्फेसिस, यानी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है आपके कंटेंट में जिसमें आपको स्ट्रेस लगाना हो या जोर देना हो, तो इसी केस में हम फिर EM टैग यूज़ करेंगे। जैसे कि DM एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, उसको नेस्टेड भी केस कर सकते हैं, एक के अंदर एक उस तरह। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक्स मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने कोड एडिटर में यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये नेस्टिंग है बेसिकली, P टैग के अंदर EM को यूज़ किया है, तो ये बेसिकली नेस्टिंग करना कहते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ है गेट आउट ऑफ बेड नाउ, यहाँ पे नाउ पे फर्स्ट का स्ट्रेस आ रहा था, तो उस चीज़ को हम करने के लिए HTML में फिर हम EM टैग का सहारा लेते हैं। लेकिन इसका जैसे आप Ctrl+S करके इसको आप जैसे ही ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसको शायद सेव नहीं हुआ, Ctrl+S
या सेव यहाँ पे जाके और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। देखें गेट आउट ऑफ बेट नाउ, यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, इसको मैं करता हूँ रिमूव और कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें गेट, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। अब ये यहाँ पे देखें ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये इटैलिक फॉर्म में आ रही है, ये ऐसा क्यों हुआ? ये ब्राउज़र बेसिकली जो जब भी हम कोई EM टैग के अंदर ये कंटेंट लिखते हैं तो ब्राउज़र डिपेंड करता है आपके पास ब्राउज़र कौन सा है, लेकिन नॉर्मली ब्राउज़र इसको इसी तरह रेंडर करता है इटैलिक फॉर्म में, जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है। जब डॉक्यूमेंटेशन जब आप यहाँ पे इसको देखेंगे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखें the EM element is for words that have a stressed emphasis compared to surrounding text, which is often limited to a word or words of a sentence and affect the meaning of the sentence itself। यानी कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसकी कोई इम्पोर्ट या इम्फेसिस हो, ठीक है, जोर इस पर्टिकुलर वर्ड पे जोर दे रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हम EM टैग यूज करेंगे। जिस तरह टिपिकली आमतौर पर दिस एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन इटैलिक टाइप, however it should not be used to apply italic styling। use the CSS font style property for that purpose। यहाँ पे कंसेप्ट समझने की ये है कि EM टैग से आपका जो ब्राउज़र रेंडर करता है वो इटैलिक फॉर्म में करता है, लेकिन आपको अगर कोई टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में करना हो तो हम EM यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम CSS का सहारा लेंगे। EM का एक सेमेंटिक मीनिंग है, उसकी अलग साइंस है, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। EM का जो टैग है हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब उस पर्टिकुलर सेंटेंस में या कोई वर्ड के ऊपर हमें जोर देना हो, एम्फेसिस लगाना हो, उसके ऊपर एम्फेसिस हो, तब हम EM यूज़ करेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए कि मुझे इटैलिक फॉर्म में चाहिए, ऐसे केस में आप EM यूज़ करें तो फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है। वो आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन, यानी इटैलिक करना, बोल्ड करना, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट होता है और प्रेजेंटेशन हम CSS में करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंटेंट का स्ट्रक्चर, या आप बात करें वेबसाइट का स्ट्रक्चर, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम प्योर HTML यूज़ करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें हैं। तो EM का टैग यूज़ होता है किसके लिए ऊपर, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस में उसके ऊपर आप स्ट्रेस आपको चाहिए तो वो फिर हम EM यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ एक आमतौर पर जो कन्फ्यूजन होता है वो आई टैग भी है, इसको भी करते हैं साथ साथ, और मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन निकालता हूँ। आई टैग MDN आप सर्च करें तो MDN से देखें इडियोमेटिक टेक्स्ट एलिमेंट, इसका भी कंसेप्ट तकरीबन वही है। The IHTML element represents a range of text that is set off from normal text for some reason, such as idiomatic text हो, कोई टेक्निकल टर्म्स हो, ये चीज़ें हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल अगर ले लें, मिसाल के तौर पर मैं इसको चले एक पी लेता हूँ, मैं लेता हूँ पी, मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ वी आर होमो सेपियंस, इस तरह को कोई मैं वर्ड लेता हूँ और यहाँ पे पी मैंने क्लोज किया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक फ़र्ज़ करिए, यहाँ पे ये होमो सेपियंस कोई साइंटिफिक टर्म है, हम चाहते हैं ये नॉर्मल उससे टेक्स्ट से थोड़ा वो क्या हो, जो उसकी प्रेजेंटेशन, ये इसकी मीनिंग हम डिफरेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में फिर हम जो आई टेक है वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई टेक यहाँ पे ओपन और यहाँ पे इसको आई टेक को क्लोज किया, कंट्रोल एस किया और जाके यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखें वी आर होमोसेपियन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे EM और दोनों से क्या कहते हैं, EM से भी इटैलिक हो रहा है, जो आई टैग से भी इटैलिक हो रहा है, जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन इसका पर्पस ये है कि EM का जो सेमेंटिक मीनिंग कुछ इस तरह से है कि अगर पर्टिकुलर वर्ड की इम्पोर्टेंस स्ट्रेस हो या एम्फेसिस हो उसके ऊपर, किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, तब हम EM यूज़ करेंगे। लेकिन उसके ऊपर कोई स्ट्रेस या एम्फेसिस नहीं है, बस हम ऐसे ही या कोई साइंटिफिक टर्म है, हम चाहते हैं उसको अलग से वो दिखाएँ थोड़ा, उसकी मीनिंग को मज़ीद शो करने के लिए, तब हम आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसको बेसिकली नेस्टिंग क्या कहा जाता है, मैंने पी टैग के अंदर मैंने आई टैग को यूज़ किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी है और बी टैग भी है, इसको भी देखते हैं जल्दी से। अच्छा, मैंने इसको किया रिफ्रेश और यहाँ पे ये चीज़ आ गई। यहाँ से फिर मैं स्ट्रॉन्ग टैग को पहले देते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग MDN आप सर्च करें, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आपको आना चाहिए।
द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंट है जो टैग का नाम है, या द स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस एलिमेंट आमतौर पर कहा जाता है। यहाँ पे आप पढ़ लें, द स्ट्रॉन्ग HTML एलिमेंट इंडिकेट दैट इट्स कंटेंट हैव स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस, seriousness or urgency. Browser typically render the content in bold tag. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ये जो यहाँ से डेमो में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ था, इसमें ये जो पर्टिकुलर है इसकी ख़ास इम्पोर्टेंस है, मिसाल के तौर पर इस केस में, इस कंटेंट के रूल्स के। अब अगर ब्राउज़र पे जाके इसको रेंडर करेंगे, देखें ये बोल्ड में हो रहा है, यानी जो ब्राउज़र आपका ब्राउज़र रेंडर कर रहा है वो बोल्ड में हो सकता है आपके ब्राउज़र में कुछ और तरीके से ये रेंडर हो, तो वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर जब भी हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं तो ब्राउज़र उसको बोल्ड में करता है। तो क्या आपके ख्याल में कोई अगर मुझे टेक्स्ट बोल्ड करना हो तो मुझे स्ट्रॉन्ग यूज़ करना चाहिए? नो, ऐसा नहीं है। कोई टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, वो अगेन CSS का काम है। यहाँ पे हम सेमेंटिक को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग जो टैग है या स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस का टैग, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई ऐसा पर्टिकुलर सेंटेंस है या कोई वर्ड ऐसा है, सराउंडिंग टेक्स्ट, मिसाल ये उसके ऊपर एक सराउंडिंग टेक्स्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है या वर्ड है, इसकी इम्पोर्टेंस इसके मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है? उस चीज़ को हम करने के लिए फिर HTML में हम स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें, द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इज़ फॉर कंटेंट दैट इज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस इंक्लूडिंग थिंग्स ऑफ ग्रेट सीरियसनेस और अर्जेंसी सच एज़ वार्निंग्स वगैरह। ठीक हो गया? दिस कुड बी ए सेंटेंस भी हो सकती है या फिर कोई हमारे पास वर्ड भी हो सकता है। दैट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द होल पेज, यानी ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये हमारे वेब पेज में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है या पार्ट है, तो उस चीज़ को हम करने के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इसको एम्बेड किया या नेस्टेड किया है। ठीक हो गया? टिपिकली ये चीज़ या आप यहाँ नोट कर ले, देखें, दिस एलिमेंट इज रेंडर्ड बाय डिफॉल्ट यूजिंग बोल्ड फॉन्ट, यानी जो जिस तरह बोल्ड हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे हो रहा है बोल्ड, जो स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा है वो बोल्ड में रेंडर हो रहा है, लेकिन ऐसा डिपेंड करता है ब्राउज़र टू ब्राउज़र। फिर सवाल आता है कि लेकिन however it should not be used to apply bold styling, लेकिन ये आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड करना हो, ठीक है, उस वक्त फिर आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग जो है या एलिमेंट है उसकी एक सेमेंटिक मीनिंग है, उसकी अलग मीनिंग है, यानी स्ट्रॉन्ग टैग हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब एक पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस थ्रू द पेज बहुत ज़्यादा हो, ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे, ना कि हमें प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग टैग को प्रेजेंटेशनल पर्पस यानी बोल्ड के लिए हम यूज़ नहीं करते। हाउएवर इट शुड नॉट बी यूज्ड टू अप्लाई बोल्ड स्टाइलिंग, यूज़ उसके लिए हम CSS के थ्रू करते हैं, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, ठीक है। यहाँ पे हम HTML पर, तो HTML में प्योर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी वेबसाइट का कंटेंट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मिलता जुलता हमारे पास एक क्या बी टैग भी होता है, उसको भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर बी टैग को भी देखते हैं। चलिए बी टैग यहाँ पे मैं MDN ओपन करता हूँ साथ साथ, ताकि डॉक्यूमेंटेशन रीड करना हमें आ जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी टेक मैंने सर्च करना था लेकिन यहाँ पे कुछ और ओपन हुआ है, बी टेक ओपन, और यहाँ से ब्रिंग अटेंशन टू एलिमेंट, इसको भी देखते हैं कि इसका क्या पर्पस है। फिर द ब्रिंग अटेंशन टू एलिमेंट, द बी HTML element is used to draw the reader's attention to the element's content which are not otherwise granted special importance. This was formerly known as the boldface element, and most browsers still draw the text in boldface. However, you should not use B for styling text or granting importance. If you wish to create boldface text, यहाँ पे यही उसने कह रहा है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पे जो चीज़ है, फर्ज कर ये जो पैराग्राफ है इसको मैं करता हूँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे चले पेस्ट करता हूँ इसके बाद, ठीक हो गया। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, उनको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हम बाद में देखते हैं। मैंने कहा इसको Ctrl+S, और इसको मैं ब्राउज़र पे जाके एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ क्लास 2, और ये देखें ये एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पे एक ये भी बोल्ड
हो रहे हैं आप, मैंने बी टेक यूज़ किया था, बी टेक के अंदर मैंने फिजिक्स रखा, इसी तरह बी टेक के अंदर आगे ये देखिए केमिस्ट्री रखा हुआ है। तो इसकी क्या है इसकी इसका और बी टेक और स्ट्रॉन्ग टेक का डिफरेंस क्या हुआ फिर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टेक से भी तो भी बोर्ड हो रहा था या जो रेंडर हो रहा है, या बी टेक से भी रेंडर हो रहा है, तो फिर दोनों का पर्पस क्या है। फर्स्ट पर्पस तो ये है कि ये दोनों बोल्ड करने के लिए, यानी आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए फिर आप स्ट्रॉन्ग टेक या बी टेक यूज़ नहीं करेंगे, सेमेंटिक मीनिंग को देखेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड ऐसा है जिसकी इम्पोर्टेंस है, सीरियसनेस बहुत सी है, ऐसे केस में हम स्ट्रॉन्ग टेक को यूज़ करेंगे। लेकिन कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें आप सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं एंड यूज़र का, ऐसे केस में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या सीरियसनेस नहीं है, जस्ट आप बस अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हम फिर बी टेक यूज़ करेंगे। तो ये कहानी है। बी टेक कहाँ यूज़ करेंगे, बी टेक हम ऐसे केस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अटेंशन सिर्फ मकसद ये हो कि यूज़र का अटेंशन ग्रैब करना हो। ठीक है, मिसाल की यहाँ पे फिजिक्स लिखा, अब मैं चाहता हूँ फिजिक्स की अटेंशन ग्रैब हो यूज़र की, तो यहाँ पे मैंने बी यूज़ किया और यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे रेंडर हो रहा है इसी तरह। लेकिन नहीं, अगर कुछ इस तरह से हो कि इसकी पर्टिकुलर वर्ड है या जो सेंटेंस है उसकी इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे केस में हम फिर स्ट्रॉन्ग टेक का सहारा लेंगे। यहाँ पे आप इसके यूसेज नोट भी पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप डॉक्यूमेंटेशन आप सही से रीड करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया। इसी तरह ईएम और स्ट्रॉन्ग टेक में है, ईएम होता है एम्फेसिस किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए, जबकि स्ट्रॉन्ग उसके पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है, उसकी डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में फिर हम स्ट्रॉन्ग टेक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, यहाँ पे फिर आपके साथ साथ उसमें एग्जांपल के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। उसके साथ साथ ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, यानी ये जो टेक है कौन कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट करता है, तो यहाँ से वो हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल एमडीएन का गो थ्रू कराना था आपको डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा भी और भी हैं, W3 रिसोर्स के नाम से हैं, W3 स्कॉल्स के नाम से, लेकिन फिलहाल हम एमडीएन को ही फोकस करेंगे। एमडीएन इज़ द वेल नाउन फॉर वेब डेवलपमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ से आप मज़ीद पढ़ेंगे। हर टेक के बारे में, कोई टेक आपको समझना है तो यहाँ पे जाके पढ़ लें। तो ये बेसिकली कहानी थी आज की लेक्चर की। एचटीएमएल की कुछ रिवाइज़ करूँ तो डिफरेंट लेवल्स, हेडिंग्स उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, जैसे कि H1 सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग, और इसी तरह H2, उसके बाद H3, H4, H6, एंड देन कुछ और टेक्स्ट जैसे कि पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ के लिए एम्फेसाइज एलिमेंट, फिर स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ब्रिंग अटेंशन टू एलिमेंट, इसी तरह आई यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रेजेंटेशन में दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक। रिप्रेजेंट एक रेंज ऑफ टेक्स्ट दैट इज सेट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट फॉर सम रीजन। अब वो हो सकता है वो जो टर्म हो कोई साइंटिफिक टर्म हो या कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड हो, तो ऐसे केस में फिर हम आई वगैरह आई टेक को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो मैं स्लाइड है वो शेयर कर लूँगा। इसी तरह ये आपका असाइनमेंट है, एक्सप्लोर एटलीस्ट 5 न्यू एचटीएमएल एलिमेंट, वो आप पढ़ लें, कमेंट्स कर लें कि कौन-कौन से टैग्स आपने डिस्कवर की, या कौन-कौन से नए टैग्स हैं एचटीएमएल के अंदर जो हमने अभी तक डिस्कवर या पढ़ा नहीं है या लैब पे उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो ये बेसिकली ये मैं कोड भी यहाँ पे ग्रुप में दे दूँगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद एचटीएमएल लिस्ट के बारे में देखेंगे, फिर टेबल्स हों और इमेजेस इंसर्ट करना, ये चीज़ें वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।